हेलो, वेलकम टू डी साइंस क्लासेस। आई एम दीक्षा परमार। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे लेक्चर्स को लगा रहे हैं रेगुलरली और आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम क्या बात कर रहे थे, जो एक मसल है वो एनर्जी का फॉर्मेशन आखिर कैसे करता है। हमारी जो मसल सेल होती हैं उनके अंदर एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों ही टाइप का रेस्पिरेशन पाया जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का यूज के साथ एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और एनारोबिक जिसमें विदाउट ऑक्सीजन के यूज के एनर्जी फॉर्म होती है, उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये है एरोबिक एंड एनारोबिक। तो दोनों ही हमारी मसल सेल के अंदर या सेल के अंदर पाया जाता है। अब दोनों जो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसका पाया जाना क्यों जरूरी है, क्यों मतलब जरूरी है कि ये पाया जा रहा है, एक ही में काम क्यों नहीं चल सकता। तो ये बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, बेसिकली हमारी नॉर्मल सेल कैसे रेस्पायर करती है, मतलब उसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होता है। एनर्जी फॉर्मेशन बेसिकली होता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके एटीपी का फॉर्मेशन करती हैं प्लस CO2 को रिलीज करते हैं। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें एक एडिनोसिन फिर 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, और ये जो थर्ड वाला फॉस्फेट होता है ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, इसी में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। क्लियर। तो ये बात होगी हमारी नॉर्मल रिएक्शन की। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन इतनी नॉर्मल दिखती है वो इतनी नॉर्मल होती नहीं है। जो एनर्जी फॉर्मेशन होता है उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप्स की हम बात कर लेते हैं। नॉर्मल सेल के अंदर हम सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। लिख लेते हैं एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल। सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है। ये हमारी मसल सेल है। मसल सेल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है वो सबसे पहले किस में ब्रेक होता है, फर्स्ट स्टेप, जिसमें क्या होता है ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। डायरेक्ट एनर्जी एटीपी डायरेक्ट इसी की बन जाती है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है फर्स्ट स्टेप में पायरुवेट में, पायरुवेट, और यहाँ से क्या होता है एनर्जी का फॉर्मेशन मतलब एटीपी फॉर्म होती है। लेकिन ये जो एटीपी फॉर्म होती है बहुत माइनर मतलब कम होती है, लेकिन होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में और एटीपी का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है ये कैसे हो रहा है, विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के विदाउट यूज के मतलब ऑक्सीजन के हेल्प के बिना ही एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है और बाय प्रोडक्ट पायरुवेट बन रहा है। सो ये बिना एनर्जी बिना ऑक्सीजन के एनर्जी का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, कौन सा रेस्पिरेशन कहलाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो दिख रहा है कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है, एनारोबिक। क्लियर। अभी आपको समझ में आएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों होता है। अब ये जो पायरुवेट बाय प्रोडक्ट बना है ये किसके अंदर इंटर करेगा, ये सेल है हमारी। सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होंगे जिसमें से माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, यहाँ पे ये पायरुवेट इंटर करता है और क्या क्रेब्स साइकिल चलाता है। कौन सा साइकिल यहाँ पे चलता है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कैसे होता है ये बात हम करेंगे जब हम रेस्पिरेशन वाला चैप्टर देखेंगे उसमें। क्लियर। तो क्रेब्स साइकिल चलाएगा और यहाँ से किसका फिर से एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पर जो एटीपी का फॉर्मेशन होगा इसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा होगा, यहाँ तो बहुत माइनर होता है। मेजरली एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होगा, 36 मतलब 36 एटीपी जो फॉर्म होती है वो यहीं पर होती है, और यहाँ से जो बाय प्रोडक्ट बनता है उससे क्या चलता है, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिससे फिर से क्या एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो मेजरली एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, पहला किससे, क्रेब्स साइकिल से, फिर दूसरा ETC से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। अब ये जो प्रोसेस हो रही है इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा एटीपी का फॉर्मेशन बन रहा है, तो कैसे इसमें किसका ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, यूजेस ऑफ ऑक्सीजन मतलब विद द हेल्प ऑफ यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से ही क्या एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है। तो नॉर्मल सेल के अंदर हमारी ये प्रोसीजर चलती रहती है हमेशा फॉर एवर,
क्या कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में और एटीपी का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। पहला स्टेप होता है जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती, इसलिए हम इसे एनारोबिक बोलते हैं। अभी पायरुवेट इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्रेब्स साइकिल चला था, उसके थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ये जो एटीपी फॉर्म होती है उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट बनता है उससे ईटीसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसकी हेल्प से फिर से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और ये मेजरली एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है वो यही होता है, और इसमें जो होता है ऑक्सीजन का यूज होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये कंटिन्यू हमारी इसमें चलती रहेगी, मसल सेल के अंदर रेगुलरली ये प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन सब कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं, जैसे मुझे भागना है, दौड़ना है, उस सिचुएशन में मैं अपनी सारी सेल्स को फुलफिल, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकती हूँ, उनकी जो जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उतना नहीं दे पाऊंगी। तभी जब मैं दौड़ूंगी तो मेरी सांस फूलने लगेगी। सांस क्यों फूल रही है? क्योंकि मैं ब्रीथिंग रेट बढ़ाना चाहती हूँ। ब्रीथिंग रेट इसलिए बढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि जो सेल है जिसको उसको जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं मिल पा रही है, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक क्या रेट बढ़ाने लगती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाने लगती है, जिससे ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुंच सके। लेकिन उसके बाद भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तब क्या होता है मसल सेल के अंदर? तो हम इसकी बात कर लेते हैं। कुछ साइकिल्स चलते हैं, और पिछले लेक्चर में हमने उसको बात भी किया था, डिस्कस किया था उस साइकिल को, जिसे हम टॉरिक साइकिल बोलते हैं। कंडीशंस लाइक एक्सरसाइज, रनिंग। तो इसमें क्या होता है, जो मसल सेल है हमारी कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन करती है, देखिए आपने जैसे सोच लिया अभी नॉर्मली हमारी मसल सेल के अंदर कैसे एनर्जी फॉर्म हो रही थी, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब मसल सेल, अकेली मसल सेल के अंदर एक ऐसा पावर होता है जो दोनों ही सिचुएशन में खुद को मेंटेन करके रखता है। कैसे? अब हमारी बॉडी तो कभी भी कुछ भी कर सकती है, बात हम जानते हैं। अभी नॉर्मली जो रेस्पिरेशन चल रहा है, लेकिन अभी मुझे भूत सवार हो गया, मुझे बहुत ज्यादा डांस करना है, कूदना है ना, तो डांस करते में क्या जल्दी वर्क करूंगी, वर्कआउट ज्यादा होगा तो एनर्जी का यूजेस ज्यादा होगा। अब एनर्जी ज्यादा यूज होगी तो एनर्जी की कमी आएगी, मतलब ऑक्सीजन की कमी आएगी, तो एनर्जी धीरे धीरे बन पाएगी, तो हमारी सांस फूलने लगेगी, ब्रीथिंग रेट कब मतलब बढ़ने लगेगा जल्दी जल्दी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारी जो सेल है खुद को ऐसे मेंटेन करेगी कि जो ऑक्सीजन की हेल्प से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था वो रुक जाएगा, और विदाउट ऑक्सीजन के यूज के जल्दी जल्दी एटीपी का फॉर्मेशन होने लगेगा। अब विदाउट एनर्जी के, ऑक्सीजन के यूज के कैसे एनर्जी बनेगी? नॉर्मली हम एक टाइम लगता है ऑक्सीजन को मसल सेल तक जाने में, फिर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब हम जल्दी जल्दी कोई काम करेंगे, हम उतना टाइम नहीं दे रहे मसल सेल को, काम ज्यादा करवा रहे हैं, तो उसका काम है जल्दी से जल्दी एटीपी का फॉर्मेशन करना, तो वो उतनी तो नहीं लेकिन कम क्वांटिटी में एटीपी का फॉर्मेशन कर पाए। इस सिचुएशन में वो क्या करेगी, खुद को एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए मजबूर करेगी। कैसे करेगी? तो ग्लूकोज सबसे पहले क्या होगा, कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, मतलब पहला स्टेप तो वैसे ही चलेगा, मतलब ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा और एटीपी बनेगी, लेकिन माइनर, मतलब बहुत कम, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन यहां मिलेगा हमें। कौन सा? एनारोबिक। अब क्या होगा, पहला स्टेप तो ठीक है वही है, सेम है जैसा नॉर्मल सेल के अंदर चल रहा है, ग्लूकोज कन्वर्ट होगी पायरुवेट में और ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू एटीपी बनाएगी, कम बनाएगी। दूसरा स्टेप क्या था, ये किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करती है, लेकिन अभी ऑक्सीजन की जरूरत है, तब जाके वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करेगी, लेकिन अभी ऑक्सीजन मुझे नहीं मिल पा रही है। जैसे मसल सेल के अंदर जितनी ग्लूकोज स्टोर थी, जितनी ऑक्सीजन स्टोर थी मायोग्लोबिन के पास, उसने सारी यूज कर ली है ना। जैसे मान लो यहाँ पे ग्लूकोज खत्म हो गया है, तो क्या होगा, मसल सेल सारी तैयारी करके चलता है, यहाँ पे ग्लाइकोजेन के फॉर्म में क्या ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में किसको? ग्लूकोज को स्टोर करके रखेगा, और जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तो यहां से देगा, और मायोग्लोबिन के थ्रू, मायोग्लोबिन के थ्रू किसको स्टोर करके रखेगा? O2 को, और जब ऑक्सीजन खत्म होगा तो यहां से देगा और एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, है ना। ये प्रोसेस चलती रहेगी। एक टाइम के बाद जो स्टोर्ड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन है ये भी खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब जब ये खत्म हो गया है तो क्या होगा, ये देखिए, मतलब
ऑक्सीजन खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे ये प्रोसेस तो चलता रहेगा, विदाउट ऑक्सीजन भी चल रहा है, बस जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की यूज चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जो पाइरूवेट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर ना करके ही कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। वो क्या बनाएगा, क्रैम्प्स बनाएगा। क्रैम्प्स क्या होता है, जैसे मैंने बहुत ज्यादा डांस कर दिया या मैं कभी रनिंग नहीं करती, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है मुझे बहुत ज्यादा रनिंग करना है, मैं रनिंग करने लग गई है ना, रनिंग करने के बाद क्या होगा, मैं चल नहीं पाऊंगी, मुझे बहुत ज्यादा मसल्स पेन होगा, बहुत, आप देखना कभी एक्सरसाइज नहीं करते हो और फिर कभी एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल्स पेन इतना ज्यादा होगा, यहाँ पर होगा, थाई में होगा, नीचे साइड होगा, है ना। तो मसल्स पेन जो होता है वो किसके कारण, लैक्टिक एसिड जो है वो स्टोर हो जाता है और क्रैम्प्स बनाता है, दर्द होने लगता है, ठीक है। अब ये फॉरएवर के लिए तो नहीं रहता है, अब मैंने आज रनिंग करी, आज दर्द है, 2 दिन तक दर्द है, 3 दिन तक, उसके बाद दर्द कम हो जाएगा, अपने आप गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा, ये जो क्रैम्प्स है मतलब लैक्टिक एसिड जो स्टोर हुआ है यहाँ पे, ये धीरे धीरे करके ब्लड में जाने लगता है। कहाँ पे जाने लगता है, ब्लड के अंदर, ये लैक्टिक एसिड, जिसे हम बोलने लगते हैं फिर ब्लड लैक्टिक एसिड। अब ये ब्लड के अंदर जाने लगेगा और फर्दर ये कहाँ इंटर करने लगेगा, फिर लीवर के पास पहुंच जाएगा। तो इसे हम क्या बोल देंगे, लीवर लैक्टिक एसिड। लीवर लैक्टिक एसिड, अब ये जो लैक्टिक एसिड है बॉडी में ऐसे तो नहीं घूमेगा या फिर लीवर स्टोर करके नहीं रखेगा, तो लीवर के पास एक सुपर पावर क्या होगी, ये जो लैक्टिक एसिड इसे कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज में। तो 80% लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, बचा हुआ 20% यहाँ से गैस मतलब CO2 के फॉर्म में बाहर बॉडी से निकल जाएगा, है ना। अब क्या होगा, ये जो 80% ग्लूकोज है ये जब जरूरत पड़ेगी तो वापस से कहाँ एंटर करेगा, मसल सेल के अंदर, और फिर से क्या करेगा ये, मतलब फिर से ये एटीपी का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये जो साइकिल चल रहा है इसी को हम कौन सा साइकिल बोलते हैं, कॉरिस साइकिल। क्लियर, ये बात समझ में आई क्या, कि जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन को हर एक सेल के पास नहीं पहुंचा पाती है जितनी इसको रिक्वायरमेंट है, तो इस सिचुएशन में क्या करती है हमारी मसल सेल, सिर्फ एनारोबिकल रेस्पायर करती है और एनर्जी का फॉर्मेशन करती है। माना कि एनर्जी बहुत कम बनती है, लेकिन फिर भी अब जिंदा रहना है तो एनर्जी बनाना पड़ेगा उसे, उसका काम है कि वो एनर्जी बनाए और सेल को जिंदा रखे, भले वो कम बने चलेगा। तो ये सिर्फ इतना याद रखना, मसल सेल के अंदर ही ये प्रोसेस चल सकता है। मसल सेल ही खुद को ऐसे मेंटेन और कंट्रोल करती है कि अगर बिना मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो विदाउट ऑक्सीजन के एटीपी कैसे बनाए और कैसे जिंदा हम रह सकें। क्लियर, तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में और माइनर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है एटीपी का, और ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, जिससे क्रैम्प्स बनते हैं। अब धीरे धीरे ये क्रैम्प्स कैसे, लैक्टिक एसिड रिलीज होने लगता है ब्लड में तो क्रैम्प्स कम होने लगता है, और ये ब्लड में जो लैक्टिक एसिड जाता है वो धीरे से जाकर कहाँ पर एंटर करता है, लीवर के अंदर, जिसे हम लीवर लैक्टिक एसिड कहते हैं। लीवर क्या करता है, जो लैक्टिक एसिड है उसे 80% ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और 20% CO2 के फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज कर देगा। अब जो 80% ग्लूकोज है या तो वो स्टोर कर लेगा या जब जरूरत पड़ेगी मसल सेल को तो वापस ब्लड के थ्रू ये मसल सेल तक पहुंचा देगा। तो ये जो साइकिल चल रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉरिक साइकिल। तो आई होप आपको ये साइकिल समझ आया है। अब हमें रोल ऑफ क्रिएटिनिन की बात करनी है। जो हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन नाम का कंपाउंड होता है, केमिकल होता है, उसका यूज क्या होता है, वो क्या रोल करता है पूरी सेल के अंदर, है ना। तो चलिए हम ये देखेंगे, रोल ऑफ क्रिएटिनिन। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई है, एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है, और एनर्जी मतलब जब तक ऑक्सीजन मिल रही है तब तक तो नॉर्मली होगा हर एक सेल के अंदर। सम कंडीशंस ऐसी होंगी जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब भी वो क्या करेगी, एक सेल खुद को कंट्रोल करेगी, मेंटेन करेगी जिंदा रखने के लिए। और सिर्फ मसल सेल में ये प्रोसेस होता है कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सके इन सिचुएशन में। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर, अब हम बात करेंगे रोल ऑफ क्रिएटिनिन। इन मसल सेल, क्रिएटिनिन नाम का कंपाउंड जो कि एक सेल के पास होता है, जैसे
एक मसल सेल जरूरत पड़ने पर ग्लूकोज को भी स्टोर करके रखती है और ऑक्सीजन को भी स्टोर करके रखती है ताकि जरूरत पड़ने पर उसका यूज कर सके। वैसे ही क्रिएटिनिन नाम का कंपाउंड एक मसल सेल है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब उसका फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है, तो चलिए आइए हम देखते हैं इसको। जो क्रिएटिनिन है वो करता क्या है। देखिए नॉर्मल हमारी सेल के अंदर जो सिचुएशन कंडीशन चलती रहेगी वो कैसे चलेगी, ये बात कर लेते हैं। ग्लूकोज क्या बनाएगा, ऑक्सीजन की हेल्प से एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। अब स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हम बात कर चुके हैं कि एटीपी फॉर्मेशन की कितनी स्टेप होती है। चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। पहले क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स साइकिल एंड ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इससे क्या होता है, बहुत सारी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये एटीपी का फॉर्मेशन कंटिन्यू चलता रहता है ना। अब ये नॉर्मल कब चलेगा, जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, नॉर्मल सिचुएशन में है, हम ना घबराए हुए हैं ना डरे हुए हैं। क्लियर। अब जब मैं रनिंग कर रही हूँ, है ना, ये बात है आपको बहुत ध्यान से समझना। जब मैं रनिंग कर रही हूँ तो इस सिचुएशन में क्या होता है, कैसे रेस्पिरेशन होता है, यहाँ से इतनी प्रोसेस रुक जाती है और ग्लाइकोलाइसिस सिर्फ होती है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। अब ये ऐसा कब हो पा रहा है, जब मेरी बॉडी इस चीज को समझ पा रही है, मैं प्रिपेयर हूँ रनिंग करने के। ऐसा तो है नहीं मैं चलते चलते अचानक से रनिंग कर दूं, नहीं। अगर मुझे रनिंग करना है तो पहले मेरा माइंड ऐसे सिग्नल्स देगा कि हाँ मुझे रनिंग करना है। मैं सोचूं चलो आज मैं रनिंग कर लेती हूँ। जब मैंने सोचा उस टाइम पे मेरी बॉडी ने खुद को वैसे मेंटेन कर लिया कि इसे रनिंग करना है, तो खुद को कैसे मेंटेन करे और कैसे प्रोसेस जल्दी से रोक के चेंज कर दे अपनी प्रोसीजर को, है ना, ये चीज हो जाएगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी बॉडी को नहीं पता चल पाता कि कब अचानक से हो जाता है, बॉडी भी उस चीज के लिए मेंटेन नहीं कर पाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे नहीं पता, मैं यहाँ से सीधी निकल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि एक कोई कुत्ता बैठा है वो मेरे पीछे पड़ने वाला है। मैं चलती जा रही हूँ, अचानक से वो कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, तो मुझे तो सोचने समझने का कोई टाइम नहीं मिलेगा और मैं सीधी दौड़ लगा दूंगी, है ना, मतलब मेरी बॉडी इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन चाहिए और बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी जल्दी, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ये चीजें दो क्रेब्स साइकिल एंड ETC रुक जाएगी, मतलब विदाउट ऑक्सीजन के एटीपी का फॉर्मेशन होने लगे। विदाउट एटीपी के ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, बात सही है, लेकिन एटीपी ज्यादा चाहिए मुझे और एटीपी यहाँ पे कम मिल पाएगी, इससे तो चांसेस है ना खतरे के। तो एटीपी ज्यादा से ज्यादा कैसे बन सकती है, ये बात करते हैं हम। यहाँ पे जो देखिए एक बात आपको याद रखना, हमारी मसल्स है बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ग्लूकोज आपको मिलता रहता है कंटिन्यू, ऑक्सीजन कंटिन्यू मिलता है, लेकिन उसके बाद भी ये एडवांस प्लानिंग करके चलती है। कैसे, फर्दर उसने ऐसा सोच लिया किसी मसल सेल ने कि खुदा ना खास्ता आपको आज मन बना लिया कि मुझे कुछ भी नहीं खाना है, तो इसलिए ऑक्सीजन मिलने के बाद भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को यहाँ पे स्टोर कर लेगी किसके अंदर, मायोग्लोबिन के अंदर, मायोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर कर लेगा और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो यहाँ से ऑक्सीजन को यूज कर लेगा। सेम ग्लूकोज के साथ भी ऐसे ही करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखेगा और जब ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो इसको तोड़ देगा ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। क्लियर। सेम एज हमारी बॉडी में जो एटीपी है इसको स्टोर करेगा। अब इस एटीपी का स्टोर कर सकते हैं, मुझे तो ये पता ही नहीं था। तो एक बात आपको ध्यान से समझना है, एटीपी कभी भी कोई भी मसल सेल हमारी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकती, मतलब एटीपी कैन नॉट स्टोर, है ना। तो ये बात हम लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। एवर एटीपी कभी भी स्टोर नहीं हो सकती है। तो क्या होता है, हमारी मसल सेल के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे हम क्रिएटिनिन बोलते हैं, केमिकल होता है। क्या होता है, केमिकल क्रिएटिनिन। अभी क्रिएटिनिन क्या करता है, ये एटीपी के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट। क्या बनाता है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट। अब अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी की बात करें तो आपको अभी चीजें समझ में आने लगेंगी। एटीपी कैसा होता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब ए फिर एस और पी, पी एंड पी। तो ये जो पी होता है लास्ट वाला, इसके पास
हाई एनर्जी होती है, तो इसे हाई एनर्जी बॉन्ड बोलते हैं। मतलब पूरी एटीपी का हाई एनर्जी कहाँ होता है, ये लास्ट फॉस्फेट के पास। तो ये जो होता है हाई एनर्जी बॉन्ड, इसीलिए एटीपी क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है। स्टोर एनर्जी कैसे, एटीपी के फॉर्म में स्टोर, मतलब हमारी बॉडी में बनती है एटीपी के फॉर्म में है। अब स्टोर कैसे होगी, तो ये जो एटीपी है रिएक्शन करेगी क्रिएटिनिन के साथ। अब क्रिएटिनिन की स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, भी अपन बना लेते हैं रफली। अब जब दोनों ये रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट कैसे बनता है, ये जो एटीपी है अपने इस बॉन्ड को रिमूव कर देती है, मतलब तोड़ देती है। जब ये फॉस्फेट बॉन्ड रिमूव होता है तो ये फॉस्फेट कहां पर, क्रिएटिनिन के ऊपर बाइंड कर जाता है। मतलब क्रिएटिनिन के ऊपर ये जो हाई एनर्जी बॉन्ड है फॉस्फेट का, ये बाइंड हो जाता है। इससे क्या होता है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट, और जो एटीपी है अब कन्वर्ट हो जाता है एडीपी, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्यों, क्योंकि अब एटीपी में क्या होगा, ए होगा, एस होगा, और पी सिर्फ 2 होंगे 3 की जगह। और जो हाई एनर्जी बॉन्ड फॉस्फेट है वो किसके पास चल जाता है, क्रिएटिनिन के पास। तो ये क्रिएटिनिन क्या बन जाता है, हाई एनर्जी कंपाउंड। अभी तक हाई एनर्जी कंपाउंड कौन था, एटीपी था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्यों, क्योंकि इसके पास जो थर्ड फॉस्फेट ग्रुप था उसके पास हाई एनर्जी बॉन्ड था। जब ये क्रिएटिनिन के साथ रिएक्शन करता है तो हाई एनर्जी बॉन्ड को रिमूव करके क्रिएटिनिन को देता है, तो क्रिएटिनिन कन्वर्ट हो जाता है क्रिएटिनिन फॉस्फेट में, और क्या बनाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब एडीपी। तो एनर्जी हम एटीपी के फॉर्म में बिल्कुल भी स्टोर नहीं कर सकते हैं सेल में। तो सेल एक्स्ट्रा प्लानिंग करके क्या चलती है, एटीपी को ब्रेक करती है क्रिएटिनिन के साथ रिएक्शन करके, किसमें, क्रिएटिनिन फॉस्फेट, और ये हमारी सेल के पास स्टोर होके रखता है। और एडीपी प्लस क्या बनता है इसके अंदर, एडीपी, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, कुछ इस टाइप से, ए एस पी एंड पी। अब मैं क्या बता रही थी, कुछ कंडीशन, जैसे अचानक से कुत्ता पीछे पड़ गया, या मैंने अचानक से किसी ने मुझे बहुत जोर से डरा दिया, तो मेरा ब्रीथिंग रेट बढ़ने लगेगा, मतलब मैं घबरा जाऊंगा, पसीना पसीना, हार्मोन्स चेंज हो जाएगा, है ना। अब जैसे डॉगी पीछे है, कुत्ता पीछे पड़ गया, मैं भागूंगी तो मुझे एनर्जी ज़्यादा चाहिए, मुझे तो ये चीज़ पता ही नहीं थी कि मुझे भागना है। तो इस सिचुएशन में जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट है ये एटीपी के साथ, किसके साथ, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी, वापस से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लेगा, और इस प्रकार से हमारी सेल को एटीपी जल्दी जल्दी वापस से मिल पाएगी, क्योंकि ये प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। सो आपको समझ में आया रोल ऑफ क्रिएटिनिन क्या है। क्रिएटिनिन का रोल, एटीपी हमारी सेल के अंदर स्टोर नहीं हो सकती है, इसलिए क्रिएटिनिन अपने साथ से रिएक्शन करके एटीपी को ब्रेक करेगा और खुद क्या बन जाएगा, क्रिएटिनिन फॉस्फेट, और बना देगा क्या, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब जब अचानक से कुछ कंडीशन ऐसी आए कि एटीपी का फॉर्मेशन जल्दी जल्दी ना हो पाए, तो इस सिचुएशन में क्रिएटिनिन फॉस्फेट वापस से टूट के क्या बना देगा, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया है, चीजें समझ में आई है, रोल ऑफ क्रिएटिनिन की आपको इजीली समझ में आ गया है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, एंड इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।